हेलो एवरीवन, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं विज्ञान सुपर टेट 2021 और साथ ही साथ यूपी टेट 2021 के लिए विज्ञान के बेहतरीन क्वेश्चन। और जैसा कि पहले भी विज्ञान के कई वीडियोस अपलोडेड हैं, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप चैनल पर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी सुपर टेट 2021 विज्ञान की। वहाँ पर हमने कई टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट कवर कर रखे हैं। आज से हम डेली एक्सप्रेस में देखेंगे विज्ञान को और यहाँ पे बेहतरीन प्रश्नों का होगा कलेक्शन आपके लिए, जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट में एकदम से बेनिफिशियल हो जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, अगर पहली बार वीडियो पे जुड़े होंगे तो यूनिवर्सल स्टडी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो स्टार्च है उसको माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है। यहाँ पे जाइमेज नहीं होगा, यहाँ पे इसकी जगह होगा एमाइलेज। एमाइलेज, तो एमाइलेज यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। बात करें सही उत्तर की तो एमाइलेज ही यहाँ पे आपका सही उत्तर है। जो लार होती है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज, और वो जो है स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में परिवर्तित करने का काम करता है। तो एमाइलेज यहाँ पे सही उत्तर होगा। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि वसा जो है, वसा जिसे हम लिपिड भी कहते हैं, वसा को पचाने में किस एंजाइम जो है उसकी सहायता होती है, किस एंजाइम की, तो वसा को पचाने में लाइपेज लाइपेज की जो है वो एंजाइम जो है वो सहायता करता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्राकृतिक तौर पर प्रोटीन नहीं है, जो प्राकृतिक तौर पर प्रोटीन नहीं है, ऐसा कौन सा एंजाइम है, तो राइबोजाइम जो है आपका एंजाइम है जो प्राकृतिक तौर पर प्रोटीन नहीं है लेकिन एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, TNT, RDX, नाइट्रोग्लिसरीन या फिर पिक्रिक अम्ल। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट जो है उसमें मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में क्या पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। सही उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। सिरके में जो है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है और इसके फॉर्मूले की बात करें तो CH3COOH जो है वो इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि सिरके में पाया जाने वाला अम्ल क्या है, तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले यूपी टेट और सी टेट के लिए, ध्यान से देखते चलिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिनॉल या फिर बेंजोइक अम्ल। तो यहाँ पे जो बेंजोइक अम्ल है ये खाद्य पदार्थों के संरक्षण यानी उनके प्रिजर्वेशन, उनको सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि आपको कैसा लगा है ये वीडियो। आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, कैसे लगे आपको क्वेश्चन। और डेली हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते रहें, तो इसके लिए आपको चैनल से जुड़ना होगा और यूनिवर्सल स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि जो रबर का संश्लेषण है उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन, आइसोप्रीन, एथिलीन या फिर अमोनिया। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन जो है रबर के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन प्राप्त होता है नाइट्रिक अम्ल से, पिक्रिक अम्ल से, एथिलीन के बहुलीकरण से या फिर पॉलीविनाइल के बहुलीकरण से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है एथिलीन के बहुलीकरण से जो है वो पॉलीथीन प्राप्त होता है। इसके अलावा बहुलीकरण, एकलक और प्लास्टिक जैसी जो भी चीज़ें हैं, संश्लेषित रेशे, फाइबर, इन सब की बात जो है हमने वो केमिस्ट्री का एक वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप जाएंगे तो वीडियो में, तो वहाँ पे आपको इसको बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है कि बहुलीकरण, एकलक, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्लास्टिक के प्रकार क्या होते हैं। वहाँ से जाके देखिए, क्वेश्चन आता है वहाँ से। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। क्लोरोएथिलीन जो है उसके बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है, पॉलीथीन प्राप्त होता है, रबर प्राप्त होता है, यूरिया या फिर पीवीसी। तो यहाँ पे पॉलीथीन के, क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से पीवीसी प्राप्त होता है। और पीवीसी क्या है, एक प्लास्टिक है। पीवीसी का नाम क्या हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल
क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में यानी सीधा वाष्प में बदल जाने की जो अवस्था है उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, आसवन, बहुलीकरण या फिर क्वथन। तो यहाँ पे उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब कोई ठोस बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नौसादर, चूना, ये सारे जो हैं इसके उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर उसका वाष्प वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है या फिर वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब कैसा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है किसी भी द्रव का क्वथनांक। इसके अलावा यह जो है वायु दाब के साथ ही साथ परिवर्तित होता है और वायु दाब के बढ़ने पर जो द्रव का क्वथनांक है उसके लिए भी उच्च ताप की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे वायुमंडलीय दाब से बराबर होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि मास गैस क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी है, शायद आपको आता हो लेकिन गलत मत कीजिएगा अपने पेपर में यदि आए तो। मार्स गैस है एथेन, मीथेन, अमोनिया या फिर क्लोरीन। तो यहाँ पे मीथेन जो है वो आपकी एक मार्स गैस है। क्वेश्चन नंबर 11, आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन सी है? क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो आग बुझाने के लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, गोबर गैस में मुख्यतः होती है। गोबर गैस में ऑक्सीजन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर एथिलीन। तो यहाँ पे गोबर गैस में जो है वो मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा, पारा, प्लेटिनम या फिर एल्युमिनियम। तो यहाँ पे जब सोने का आभूषण बनाते हैं तो उसमें जो है तांबा मिलाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 5, 7, 2 या फिर 3। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करें तो ये जो है संख्या में 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? नायलॉन जो कि एक रेशा है उसको बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ आपसे पूछा है एथिलीन, एडिपिक अम्ल, यूरिया या फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पे एडिपिक अम्ल जो है वो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 2, 9, 7 या फिर 14। आपको पता है कि एसिड और बेस की माप करने के लिए पीएच स्केल का यूज करते हैं जिसमें 0 से लेकर 7 और फिर 7 से लेकर 14, यानी यहाँ से लेकर ये एसिड और 7 के बाद 14 जो है वो बेस होता है और जो 7 है हमारे शुद्ध जल का मान 7 होता है जो कि न्यूट्रल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी गा यहाँ पे जो है 7 हो जाएगा शुद्ध जल का पीएच मान। अब आपसे पूछा है कि साधारण नमक जो होता है जो हमारे खाने में उपयोग आता है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर लास्ट, ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जो है सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है। पिछले सुपर टेट में आपसे पूछा गया था कि साधारण नमक जो है वो कैसे बनता है, तो वहां पे आपको बता दें हम इस वीडियो में कि साधारण नमक जो है वो किस तरह से बनेगा, डिराइव होगा। वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के से जो है डिराइव होता है हमारा साधारण नमक NaCl। तो इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक, भौतिक, उपर्युक्त दोनों या फिर सभी सत्य हैं? बात करें अगर मोमबत्ती के जलने की, तो जब मोमबत्ती जल चुकी होती है तो क्या होता है, उसका जो जला हुआ मोमबत्ती जब जल रही होती है तो वो ऊष्मा और प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरीके से वो चीज़ हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, जो पार्ट उसका जल गया है, जो ऊष्मा और प्रकाश में परिवर्तित हो गया है। तो इस तरह से ये परिवर्तन जो है वो स्थायी परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन हो गया। किंतु अगर हम देखें जब मोमबत्ती जलती है तो कुछ नीचे मोमबत्ती का भाग बच जाता है जिसका रासायनिक संगठन जो है देखा जाए तो वो मोमबत्ती के समान ही होता है और हम वापस से उसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी वो क्या है, अस्थायी है, स्थायी नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन भी हुआ। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है उपयुक्त दोनों है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आपको क्या लगता है कि रासायनिक है, भौतिक है या दोनों है? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा आपको क्या लगता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे कि लोहे में जंग लगने पर उसका भार। आपसे पूछ रहे हैं कि यदि जो लोहा है उसमें जंग लग जाए तो क्या होगा, उसका भार क्या होगा। उसका भार यहाँ पे मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ। उसका भार घट जाएगा, उसका भार बढ़ जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा, जैसा पहला था वैसे बाद में रहेगा, या फिर
पहले जो है घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ये 4 ऑप्शन हो गए आपके लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा यदि लोहे में जंग लग जाए। तो बात करें सही ऑप्शन की, तो यहाँ पे लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है, यानी कि उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब एक आर्द्रता की उपस्थिति होती है, और आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा जो है वो ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और इस अभिक्रिया के दौरान लोहे के साथ जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है, और इस प्रकार से लोहे का भार जो है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है आपसे, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रिंट यहाँ पे बहुत साफ नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि बॉक्साइट अयस्क है लोहे का, चांदी का, पारे का या फिर एल्यूमिनियम का। तो बॉक्साइट यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा कार्बन है, अपर रूप है, बहुलक है, दोनों है या सभी सतह है। तो हीरा जो है वो कार्बन का एक अपर रूप है। ऑप्शन नंबर का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि पिच ब्लेंड अयस्क है एल्यूमिनियम का, कांच का, रेडियम का या फिर चांदी का। तो जो पिच ब्लेंड अयस्क है वो रेडियम का अयस्क है। अगर यहाँ पे रेडियम की जगह यूरेनियम या दोनों ऑप्शन में होते हैं रेडियम और यूरेनियम, तो ध्यान रखिएगा कि पिच ब्लेंड जो है वो रेडियम के साथ साथ यूरेनियम का भी अयस्क है, यूरेनियम का भी अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल का अणुभार क्या है। भारी जल का अणुभार, जैसे D2O ड्यूट्रियम ऑक्साइड पढ़ते हैं हम, भारी जल का अणुभार आपसे यहाँ पे पूछा गया है 18, 20, 22 या फिर 18, 20, 22, 18 देखिए 2 बार दिया हुआ है यहाँ पे। तो भारी जल का अणुभार जो है यहाँ पे वो 20 हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे ऑक्सीजन का अणुभार पूछा जाएगा तो 16 होगा, और अगर आपसे ये जो साधारण जल नॉर्मल वाटर हम पीते हैं उसका अगर आपसे पूछा जाएगा तो जो है आपका यहाँ पे 18 उसका हो जाएगा। लेकिन भारी जल जो होता है उसका अणुभार 20 होगा, भारी जल का अणुभार 20 होगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें होता क्या है, एक अणु में ऑक्सीजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के सह संयोजी बंध से जुड़ा रहता है। यहाँ पे आपको याद रखना है भारी जल का अणुभार 20। क्वेश्चन नंबर 25, आधुनिक आवर्त सारणी किस चीज पर आधारित है? अणुभार, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक या फिर न्यूट्रॉनों पर। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो मोजले द्वारा दी गई है, यह भी पूछा जाता है किसके द्वारा दी गई है, मोजले द्वारा दी गई है, वो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है कि ड्यूटेरियम में होते हैं, ड्यूटेरियम में क्या होता है? 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन 4 प्रोटॉन या 4 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। तो यहाँ पे का आपका ऑप्शन नंबर ए 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन जो है वो ड्यूटेरियम में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वेल्डिंग जो होता है जिससे हम लोहे को जो जोड़ने का काम करते हैं, जो वेल्डिंग होती है उसमें किस गैसों का मिश्रण किया जाता है? आपसे पूछा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एथिलीन ऑक्सीजन, एथिलीन एसिटिलीन या फिर एसिटिलीन व ऑक्सीजन। बात करें अगर हम तो गैसों की सहायता से जो वेल्डन की एक क्रिया होती है उसका, लेकिन इसमें क्या होता है उनका विभाजन उपयोग में आने वाली गैस के अनुसार ही किया जाता है। और ये गैसें की बात करें तो हम ऑक्सीजन है, एसिटिलीन का मिश्रण है, उसके अलावा कोल गैस है और हाइड्रोजन, ये सारी गैस होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे अधिक प्रचलित यहाँ पे क्या है तो ऑक्सी एसिटिलीन, यानी कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर डी एसिटिलीन ऑक्सीजन वेल्डिंग में निम्न गैसों का मिश्रण किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं सुमेलित करने के लिए कि यहाँ पे आपको नाम दिए हुए हैं बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैकेलाइट और पिच ब्लेंड, और आपको यहाँ पे सुमेल करना है इससे, इसके अयस्क से, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, लोहा व तांबा। तो बात करें सबसे पहले जो बॉक्साइट अयस्क है वो किसका है? एल्यूमिनियम का। उसके अलावा हेमेटाइट अयस्क है लोहा का, मैकेलाइट अयस्क है यहाँ पे आपका तांबा का, और पिच ब्लेंड अयस्क है यूरेनियम का। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि पिच ब्लेंड यूरेनियम और रेडियम दोनों का अयस्क होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन है यानी आ का 2। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको आ का देखिए 2 2 दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ऐसे समझिए, बा का आपका 3, बा का 3 यानी कि आपका आ का 2, बा का 3 और सा का 4 यानी कि आपका सा का 4। ऑप्शन नंबर ये खा वाला जो यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन कीटाणुनाशक है? आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन कीटाणुनाशक है? नाइट्रोटोल्विन, सल्फ्यूरिक अम्ल, डीडीटी या सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे डीडीटी जो है वो सबसे प्रचलित कीटाणुनाशक है। डीडीटी के फुल फॉर्म की बात करें तो डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरो एथीन इसका फुल फॉर्म होता है। और डीडीटी जो है वो सबसे पहले कब प्रयोग में लाया गया? जब
जब जो है मलेरिया के विरुद्ध इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इसे कृषि कीटनाशी के रूप में भी जानते हैं डीडीटी को, तो यहाँ पे डीडीटी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिनेबार अयस्क है किसका, पारा, एल्युमिनियम, सिल्वर या लोहा। तो सिनेबार जो आपका अयस्क है ये पारा का है। पारा की जगह अगर मरकरी लिखा हो, Hg लिखा हो तो भी वही बात है। पारा यहाँ पे सिनेबार जो है वो अयस्क है। सिनेबार निम्न में से किसका, पारा का। बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आ रहे हैं आपके लिए, यूपी टेट, सुपर टेट के लगातार। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर से बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है कि जो आतिशबाजी है उसमें हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास कि आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम या फिर स्ट्रांसियम आपसे पूछा है। तो यहाँ पे बेरियम की उपस्थिति के कारण जो है वो आतिशबाजी का हरा रंग होता है। किंतु अगर आपसे पूछा जाए कि आतिशबाजी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तब आपका ट्रांसियम जो है उत्तर होगा। यहाँ पे आतिशबाजी का हरा रंग जो है वो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।